आज आपको चालाक बनने के लिए ये मैं 3 कहानियाँ बताता हूँ और ये वीडियो आज से आपको चालाक बनाएगा, ये मैं शुरुआत में ही गारंटी देता हूँ। लेकिन चालाक बनो का मतलब ये नहीं कि आप चालाकी सीख के दूसरों को धोखा दो, उनसे छल कपट करो। नहीं, चालाकी के नियम इसलिए सीख लो जिससे आपको कोई धोखा ना दे सके। आप चालाकी के नियम से दूसरों को जान सको और बिना धोखा खाए लोगों को समझ लो पहले से ही। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़, ज्ञानी हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो तो हमेशा उन लोगों से कम बन के रहो जो आपसे ऊंची पोस्ट पे हैं, आपसे थोड़ा बहुत बराबरी पे हैं और जिनसे आपको आगे भी काम निकलवाना है। नहीं तो आपका ज्ञानी बनना, आपका स्मार्ट बनना, आपका इंटेलिजेंट बनना आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। देखो, ज्ञान देना ही है तो हमेशा सामने वाले को अपने से ऊपर रखकर ज्ञान दो। जैसे कि सर जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ, बस मैंने भी ये थोड़ा बहुत सीखा हुआ था तो वही आपको बता रहा था। जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो रहे हो, तो वो आपसे इनसिक्योर फील करने लगते हैं, आपसे अच्छा फील नहीं करेंगे और वही लोग आगे चल के आपका ही नुकसान करने का सोचेंगे। चलो, ये हो गई अब सिर्फ बोलने वाली बात। अब इसी पे आपको एक रियल कहानी बताता हूँ जहाँ से आप रिलेट कर पाओगे और सीख लेना कि कब कहाँ पे इंटेलिजेंट बनना, ज्ञानी बनना, स्मार्ट बनना ज़रूरतमंद होता है और कहाँ पे थोड़ा कम बन के ही रहना समझदारी होता है। ये कहानी फ्रांस के किंग लुइस 14 और निकोलस फुके की है। निकोलस फुके जो कि फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये अपना काम और फाइनेंस को मैनेज करने में बहुत जाने लगे थे। ये उस टाइम पे जब फ्रांस की इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही थी तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ की इकोनॉमी संभाली और उसको डेवलप किया था। ये राजा को भी लगने लगा था कि ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और धीरे धीरे निकोलस फुके भी राजा की नज़र में और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनना चाह रहा था और जिसके लिए उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी जहां वो कई बड़े बड़े लोगों को बुलाया। वो अपने आप को और बड़ा बनाना चाह रहा था और राजा को खुश करना चाह रहा था। उसने हर शहर के बड़े बड़े लोगों को, दूसरे शहर के राजा और नेता को बुलाया, कई फेमस पकवान बनवाए, कई बड़े बड़े म्यूजिकल परफॉर्मेंस और डांस करवाया और वहाँ के सब बड़े बड़े लोग, आए हुए लोग, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। राजा के बजाय निकोलस फुके को पूछा जा रहा था, उसकी तारीफ की जा रही थी और ये सब चीज़ें राजा शांति से देख रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद ही अगले ही दिन फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके को कैद कर लिया गया, ये बता के कि उन्होंने देश का खजाना चोरी किया है, जहां उनसे उनका फाइनेंस मिनिस्टर का पद छीना गया और 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। क्या गलती थी निकोलस फुके की? देश का खजाना चुराया था? नहीं, गलती बस इतनी थी कि उसने पूरे पार्टी में राजा को कम सुपीरियर फील कराया। उसने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वहाँ पे उसने राजा को कम रिस्पेक्टफुल फील करवा दिया। उसने सबके सामने ये फील करवा दिया कि वो ज़्यादा सुपीरियर है राजा से और ये राजा को कतई बर्दाश्त नहीं था। वो उस जगह का राजा था और वहीं पे आए हुए सारे लोग राजा को छोड़ के उस फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुके की तारीफ कर रहे थे। ये राजा से देखा नहीं गया, जिसके कारण निकोलस फुके को अपनी पद छोड़नी पड़ी और 20 साल का जेल काटना पड़ा। अब ध्यान से सुनना, जब गैलीलियो गैलीली भी उसी टाइम पे आए हुए थे तो वो कैसे राजा और महाराजाओं से और वहाँ की रूलिंग फैमिली से अपना काम निकलवाते थे। गैलीलियो जो कि फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन में आपने देखा होगा, इन्हें भी अपने टाइम पे बड़े बड़े रिसर्च करने के लिए वहाँ के राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी रूलिंग फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती थी और जिसके लिए इन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि उन्हें खुश रखना पड़ेगा। तो क्या करते थे वो कि जो भी उस टाइम पे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती थी उन सब चीज़ों का श्रेय ये वहाँ के राजा महाराजा और वहाँ के रूलिंग फैमिलीज को देते थे। वो कहते थे कि ये जो भी डिस्कवरीज, जो भी इन्वेंशन हो रहा है ये सब इन्हीं के बदौलत हो रहा है, ये नहीं होते तो ये डिस्कवरी, ये इन्वेंशन कुछ नहीं हो पाता। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि ये राजा महाराजा, ये रूलिंग फैमिली को तो इससे मतलब ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है इन्हें कि क्या डिस्कवरीज हो रही है, क्या इन्वेंशन हो रहा है। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि उन्हें कोई स्पेशल फील कराए, उन्हें कोई क्रेडिट देता रहे, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती रहे इन सब चीज़ों के कारण। और इसी दिमाग से गैलीलियो लंबे समय तक वहाँ पे सर्वाइव किए और सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशन करते रहे। ये भी अगर उस टाइम पे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश किए होते तो इन्हें भी निकोलस फुके की तरह अपना पूरा समय जेल में ही बिताना पड़ता। चलो, ये हो गई पहली चीज़। जहाँ आपको गेम में बने रहना है तो हमेशा कम ज्ञानी, कम इंटेलिजेंट और कम स्मार्ट बन के रहो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे चालाकी पे। क्या है वो? दूसरी चालाकी है योर रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। ये लाइन याद रखना, अगर आपको पावरफुल बने रहना है
गेम में तो अपना स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करके रखो। आप क्या हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी रही है, आप एक्शन कैसे लेते आए हो, ये आपके अच्छे टाइम पे तो काम आता ही आता है, ये आपके बुरे टाइम पे भी आपका पूरा गेम पलट देगा। सिर्फ आपकी पहचान, आपकी बनाई हुई रेपुटेशन। अब इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये कहानी सुनना जहाँ कैसे एक राजा ने अपने किले को हारने से बचाया 1.5 लाख सैनिकों से, जब उनके किले में कोई सैनिक थे ही नहीं, सिर्फ अपने रेपुटेशन के दम पे। ये कहानी है चाइना के किंगडम चोको लियांग की, जिसको आज तक कोई हरा ही नहीं पाया था। वो हमेशा अपने अलग तरीके से दुश्मनों पर वार किए जाने के कारण फेमस था। जब भी दुश्मनों को ये लगता है कि अब चोको हार चुका है, घुटने टेकने वाला है, तभी ये कुछ ऐसा करता था कि पूरा गेम पलट जाता था। ये लास्ट टाइम पे अपने अलग तरीके के ट्रिक से उनको लास्ट टाइम पे मार गिरा था और जीत के आता था। लेकिन एक बार वो अपने किले में अकेला था, वो मात्र कुछ सैनिकों के साथ, और उसकी सारी सैनिक कहीं दूर जंग लड़ने के लिए गई हुई थी और वो बस कुछ सैनिकों के साथ किले में आराम कर रहा था। कुछ ही समय बाद उसके सैनिक उसको खबर पहुंचाते हैं कि पीछे वाले दरवाजे से दुश्मन अपनी 1.5 लाख सैनिक लेके हमला करने आ रहा है। और उस वक्त चोको के पास कोई सैनिक ही नहीं थे, मुश्किल से 50-100 सैनिक तैनात थे। उनके पास बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। उस दिन उनका मरना निश्चित था। तभी चोको को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि किले पे जितने सैनिक हैं सबको नीचे उतार दो, और किले के बीच बीच में आग का झंडा लगवा दिया और खुद अकेले किले के सबसे ऊंची दीवार पे चढ़ गया और हाथ में ल्यूट लेके, जो कि बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, हाथ में लेके अपने धर्म का कुछ कपड़ा पहन लिया और ल्यूट लेके बैठ गया और मंत्र गाने लगा। और दूर से दुश्मन देख पा रहे हैं कि किले पे कोई सैनिक नहीं है और चोको कुछ अजीब सा कपड़ा पहन के हाथ में ल्यूट लेके कुछ मंत्र गा रहा है। और सिम ये जो अपने दुश्मनों को लेके अटैक करने आ रहा था, वो चोको को देख के चौंक गया। उसको लग गया कि ये हमेशा की तरह फिर से कुछ करने वाला है। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सब पीछे हो जाओ और कोई अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। वो चोको की अजीब सी हरकतों के कारण अटैक कैंसिल कर दिया गया और वो सब पूरे सैनिक वापस चले गए। ये थी चोको लियांग की रेपुटेशन। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो हमेशा लास्ट टाइम पे कुछ अजीब सा करके जंग जीत जाता था, और वो ऐसा इसलिए भी कर पाया था क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही ऐसी थी। उसने अपनी रेपुटेशन ही शुरू से कुछ ऐसी बनाई हुई थी। ये हो गई दूसरी चीज़, जहाँ रेपुटेशन में क्या ताकत होती है वो सीखा आपने। अब आपको बताता हूँ तीसरी चालाकी। तीसरी चालाकी है दिस वर्ल्ड इज डेंजरस, द एनिमीज आर अराउंड यू। मतलब कि इस जिंदगी के गेम में अगर टिके रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो सबसे पहले आप अपने आसपास और अपनों से अलर्ट रहना। जैसे ही आप कुछ अच्छा करोगे तो सबसे पहले आपके अपने और आसपास में से ही आपका कोई दुश्मन बनता है जो आपका टांग खींच लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो हो गई अभी फिर से सर बोलने वाली बात। अब इस पे भी आपको एक दमदार कहानी बताता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये कहानी है चिन शिर हुआंग की, जो सिर्फ 22 साल की एज तक ही चाइना को जीता था और वहाँ का पहला एम्परर बना था। चाइना का नाम भी आज इन्हीं के नाम से है, चिन शिर हुआंग से। जब इन्होंने पूरा सम्राट जीता था तो जीत तो लिया था, लेकिन तब तक इनके बहुत दुश्मन बन चुके थे। इन्हें अपनी मौत से बहुत डर लगने लगा था। किसी ने भविष्यवाणी भी की थी कि ये 40 साल की एज तक मार दिया जाएगा। इन्हें इतना डर लगने लगा था अपनी मौत से कि इन्होंने अपने किले में कई बड़े बड़े दीवार वाले कमरे बनवाए थे, जहाँ पे हर बार ये अलग अलग कमरे में छुप छुप के रहने लगे, जिससे कोई इनको देखे ना, इनको पता ना कर पाए। बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था अपने आप को। इनको कोई गलती से देख भी लेता था तो इसको मरवा दिया करते थे ये तुरंत वहीं पे। जब इन्हें कहीं सफ़र भी करना होता था तो ये सिर्फ कुछ अपनों के साथ और बहुत केयरफुली ट्रेवल करते थे। और फिर ऐसे ही एक दिन यात्रा में खबर आती है कि चिन शिर मार दिया गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि कैसे मारा, किसने मारा। कुछ सालों बाद जब पता चला कि किसने मारा तो वो उनका सबसे क्लोज मिनिस्टर था। अमृत बता के पॉइजन देके मार दिया गया। उसी ने मारा जिसने बहुत पहले भविष्यवाणी की और आइसोलेशन में जाने के लिए बोला था। उसी ने मारा जिस पे ये सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, इनके क्लोज मिनिस्टर। दिस वर्ल्ड इज डेंजरस, द एनिमीज आर अराउंड यू। अभी ये कहानी बता के ये नहीं बताना चाह रहा कि आपके अपने धोखेबाज होते हैं, नहीं, बस इतना बताना चाह रहा कि आपके अपने दोस्त, अपने कलीग, अपने रिश्तेदारों पे आँख मूंद के भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया कब आपका नुकसान कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको खुद चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में खुद अलर्ट रहना पड़ेगा।
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये तीनों बताई बताई हुई चालाकी की कहानियाँ आपको हेल्प की हो, आपको समझ में आया हो, आप इनसे कुछ सीख पाए होंगे। तो दैट्स इट फॉर माय साइड। आज के वीडियोस के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्प किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहे। अदरवाइज ध्यान दें कि आपके टाइम से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है दोस्तों।